नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राजधानी भोपाल के बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिली। इसमें पीएम मोदी का तो बड़ा योगदान था ही, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीरो बन गई, इसलिए मोदी जी हीरो बन गए। पहले भारत के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते थे तब और अब में बहुत फर्क है। आज प्रधानमंत्री मोदी विश्व के लीडर बने हैं। वहीं संविधान को लेकर केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान इतना मजबूत है कि कोई संविधान नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का भी अपना योगदान है, लेकिन बाबा साहब का अपमान करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अप्रैल मई के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये कार्यकाल हिस्टोरिकल रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से महागठबंधन को धक्का लगा है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का है। इसलिए वो मतलब उसमें आए नहीं, क्योंकि ये सब लोग, जनता जानती है कि एनडीए की सरकार के कारण, बीजेपी के कारण मतलब वहाँ राम मंदिर की प्रतिष्ठापना, राम की प्राण प्रतिष्ठापना हुई है और आज लाखों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मतलब इसका श्रेय देना चाहिए, लेकिन श्रेय की हमको आवश्यकता नहीं है। और वो प्रोग्राम बीजेपी का नहीं था, वो प्रोग्राम था राम मंदिर ट्रस्ट का, और राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के सभी नेताओं को बुलाया था। मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म के साथियों का मैं आदर करता हूँ। और बाबा साहब के संविधान ने हमें यही सिखाया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, हमारे धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सब एक है। इंडिया के नाम पर, भारत के नाम पर हम सब लोग एक है, ये भावना हमारे मन में है। और मुझे भी आरपीआई के अध्यक्ष के नाते मुझे भी निमंत्रण आया था और मैं भी उसी प्रोग्राम में सम्मिलित था। तो इसी तरह मतलब अपोजिशन वालों ने उसमें सम्मिलित होने का निर्णय लिया, मतलब वो आए नहीं। ठीक है, वो आए नहीं तो हम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आना चाहिए था। इसी प्रोग्राम में राजनीति करना ठीक नहीं था। और अभी एनडीए की जो आघाड़ी है, ये आघाड़ी अभी कमजोर हो रही है। माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी को छोड़ दिया है। हम पहले नीतीश जी को बोल रहे थे कि भाई आरजेडी के मत जाओ, आप मतलब लालू जी के पास आप मत जाइए, लालू जी आपको ठीक ठाक नहीं करेंगे। लेकिन हमने लालू जी को ठीक ठाक कर दिया है और इसीलिए मतलब आपने उधर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ गए, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। और मैंने पटना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि नीतीश ने एनडीए के साथ आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला ले लिया है। इसीलिए मैं नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये निर्णय उनका बिहार के विकास के लिए है, ये निर्णय उनका देश के विकास के लिए है। और नीतीश कुमार जी के निर्णय से इंडिया आघाड़ी जो है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा है और इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़ा लगाया है धक्का। इंडिया आघाड़ी को नीतीश कुमार आने से, हमारे साथ आने से बहुत बड़ा लग गया है धक्का। और 2024 में प्रधानमंत्री बनना नरेंद्र मोदी जी का है पक्का। तो इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी का रथ कोई रोक नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का रथ विकास की दिशा से आगे जा रहा है और हम सब लोग उस रथ में बैठे हैं। और इस रथ को रोकने का कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का रथ अभी भारत जोड़ो के लिए आगे जा रहा है। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में 70 साल तक थी, तब आपने देश को जोड़ा नहीं किया। देश को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो संविधान जो है अपना देश का, वो संविधान ने सबको जोड़ दिया है। कभी कभी थोड़ा झगड़ा होते रहता है, लेकिन अपने देश को टूटने का धोखा बिल्कुल नहीं है। अपना लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है भारत जोड़ो की, तो ये मुझे लगता है कि भारत जोड़ने के बजाय उन्होंने कांग्रेस जोड़ो के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। भारत के लिए हम लोग तो है, मोदी जी है, हम लोग है, और भारत को जोड़ने की चिंता आप मत करिए। आप अपने पार्टी की चिंता करो, तुम्हारे लोग ज़्यादा बढ़ाने की बात करो। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी ने उनको अमित जी से हराया था। अभी केरल से हम उनको हराने वाले हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि
राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालना है निकालो, लेकिन हम विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये पार्टी मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ है। और संविधान बदलने की बात जो है, मतलब संविधान बदलेगी इसी तरह की चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन मैं उनको सवाल करना चाहता हूं कि संविधान बदलने जैसा नहीं है। संविधान इतना मजबूत है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकते हैं। और जिस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर का दिन जो है, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया था, उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ये संविधान के सही शिल्पकार है। लेकिन आज एक साम पित्रोदा, एक कांग्रेस पार्टी के वर्ल्ड के कोऑर्डिनेटर है और वो अमेरिका के नागरिक भी है, अमेरिका में रहते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी, जो ओबीसी समाज के नेता है, उनको मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पद दिया। इसीलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। जो बीजेपी को 163 सीटें मिली, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो बहुत बड़ा सहयोग ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास के दिशा से ले जाने का प्रयत्न किया, लाडली बहना नाम की एक नई योजना उन्होंने शुरू की और तमाम महिलाओं को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय देने का प्रयत्न किया। मध्य प्रदेश के दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका उन्होंने निभाई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह पूरे देश भर में पौने 10 सालों में देश के विकास को बहुत बड़ी गति से आगे बढ़ाया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो था वो लोगों के सामने लाकर कांग्रेस पार्टी को जीरो बनाने का काम मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और कांग्रेस पार्टी बन गई जीरो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बन गए हीरो। उन्होंने मतलब ये देश के तो हीरो है ही है, लेकिन दुनिया में बीच में एक सर्वे हुआ था और उसमें सभी नेताओं के संबंध में उसकी चर्चा हुई और 76% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक अच्छे नेता के रूप में उनका नाम तय किया। और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है। तो प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे, लेकिन खाली कुछ लोग उनको मिलते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर किसी देश में जाते हैं, अगर लंदन में जाते हैं, तो वहाँ 70,000 80,000 लोगों की संख्या वहाँ सभा में आती है। अमेरिका जाते तो वहाँ भी है। तो इसी तरह मतलब काम बहुत अच्छा हुआ है। जिस तरह राम मंदिर का विषय था, 2 सालों का ये विषय था। 500 साल पहले अपने देश में मुगल आए और जिस अयोध्या में जिस जगह पर वहां राम मंदिर था, उसको डिमोलिश करके मुगलों ने मतलब वहां अपनी मस्जिद बनाई थी। ये पूरा इतिहास है। मुस्लिम समाज के एक पूरा डिपार्टमेंट एविडेंस दिए, मस्जिद के पहले वहां राम मंदिर था। तो मुझे बहुत ही अच्छा निर्णय दे दिया। संविधान जो है भूमिका लेता है या हिंदू धर्म के लोगों की संख्या और आवश्यक था, ये हिंदू समाज की भावना थी। लेकिन मुस्लिम समाज ने भी मतलब इसको बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद
मुस्लिम समाज ने कोर्ट का जजमेंट मान्य कर दिया किया है कि डॉक्टर सुधींद्र कुलकर्णी एक विचारवंत है और उन्होंने मतलब लिखा है कि संविधान में बाबा साहब का योगदान नहीं है, ये सारा संविधान का योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। लेकिन मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उद्गार निकाले थे कि डॉक्टर आम्बेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है, हम मानते हैं कि अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, मतलब लिखने का ड्राफ्ट बाबा साहब ने किया है, लेकिन संविधान मजबूत करने में बाबा साहब का बड़ा योगदान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लग गई है और जब संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम अभिमान से सब लोग लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान है, लेकिन बाबा साहब का नहीं और पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। ये स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है, इस स्टेटमेंट का हम विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी का इसमें बड़ा हाथ है। कांग्रेस पार्टी के कहने पर ही मतलब नेहरू का इसमें ज़्यादा योगदान है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा को बताना चाहिए, सुधींद्र कुलकर्णी को बताना चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। इसी तरह का स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। समाज में तेज निर्माण करने की भूमिका हमेशा कांग्रेस की रही है और इसका हम विरोध करते हैं। और अभी हम जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अभी अप्रैल मई में चुनाव आएगा, तो मतलब अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये हमारा नारा है। तो 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और एक इतिहास जो है, इतिहास पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में एक हिस्टोरिकल जो कार्यकाल है, ये मोदी जी का कार्यकाल रहेगा। और मैंने तो एक बार भाषण में बोला था कि मोदी जी 24 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे, 34 में आएंगे, 39 में आएंगे, 44 में आएंगे, उसके बाद कौन भी आएगा तो हमको चलेगा, लेकिन 44 तक हम यहाँ झेलने वाले नहीं है। और इसीलिए हम काम करते रहेंगे, तो हम काम करती जनता के हाथ में मतलब है। तो इसीलिए हम दोबारा तीसरी बार सत्ता में मोदी जी आएंगे और मेरी आरपीआई जो है, ये आरपीआई पूरी मोदी जी के साथ है। उन्होंने बाबा साहब के अनेक स्मारकों का काम पूरा किया है, कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में नहीं हुआ था। और हमारे भगवान दास सबलानी सिंधी समाज के है, लेकिन उनको भी यहाँ का एमएलए बनाने का काम यहाँ के जनता ने किया है और 163 सीटें चुनकर देने के लिए जिस जनता ने मध्य प्रदेश के सपोर्ट किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 27% आरक्षण जो है, मतलब भारत सरकार ने जब वीपी सिंह जी की सरकार थी तो मंडल कमीशन बना था और मंडल कमीशन में जिस तरह कालेलकर कमीशन जो पहले था, तो कालेलकर कमीशन ने स्टडी करके ओबीसी का वो 52% इनका पॉपुलेशन होगा ऐसा मतलब उन्होंने रिपोर्ट दिया था। लेकिन जब मतलब आरक्षण देने का वक्त आया था तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए पहला आरक्षण था 15% शेड्यूल कास्ट का, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का, ऐसा वो 22.5% आरक्षण था। तो इसीलिए ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय हुआ और 49.5% आरक्षण जो है, ये आरक्षण अभी है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मंत्रालय ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का निर्णय 8 साल पहले हमने लिया है। और जो SC ST ओबीसी में आते नहीं है, उसमें ब्राह्मण हो या मतलब जो क्षत्रिय लोग है, ब्राह्मण और जो इतर जातियाँ है उसमें, या मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, जो भी इस कैटेगरी में बैठता है, 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है, उस फैमिली को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय है। तो अभी फिलहाल 59.5% आरक्षण है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण जो भारत सरकार ने दिया है, तो मुझे लगता है कि इधर भी इतना है ना, इधर मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो जो 27% आरक्षण है, लेकिन हमने एक रोहिणी समिति हमारे मंत्रालय ने बनाई थी और जो घुमांतु कम्युनिटी है, डीएनटी कम्युनिटी है, उनकी मांग है कि भाई हमको अलग आरक्षण मिलना चाहिए, हमको इसमें फायदा होता नहीं है। इसीलिए रोहिणी समिति ने उसका स्टडी किया है
और ओबीसी में कैटेगराइजेशन करने का विचार भारत सरकार का है। बहुत ही जल्दी इसके संबंध में निर्णय होगा और उसमें 2-3 कैटेगरी बनाई जाएगी। तो जिस तरह तमिलनाडु में 49% आरक्षण है, उसमें 50% आरक्षण, 30% और 20% आरक्षण ओबीसी के लिए है। तो इस तरह मध्य प्रदेश में भी मतलब 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए। मुझे लगता है कि पार्टी का जो फैसला है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जब मैं 1998 में पहली बार चुनकर आया था तो वो भी मतलब मध्य प्रदेश से लोकसभा के सांसद थे। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा काम किया, इसीलिए उनको 3 बार मुख्यमंत्री मिला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को हर कास्ट को न्याय देना था, इसीलिए उन्होंने एक ओबीसी चेहरा जो है, ओबीसी चेहरा उन्होंने सामने लाया। जिस तरह गुजरात में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया था कि पहला जो पूरा मंत्रिमंडल था, मतलब शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को मतलब बदला, मतलब दूसरे जो एमएलए थे उनको मौका दिया और पूरा मंत्रिमंडल नया बना था। तो मोदी जी ने मतलब जिस तरह छत्तीसगढ़ में ट्राइब का मुख्यमंत्री है, यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, तो सभी जातियों को भी मौका देना चाहिए। इसीलिए जो निर्णय हुआ है तो अच्छा निर्णय है। और शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे। अभी वो लोकसभा अगर वो लड़ेंगे और दिल्ली आएंगे तो वहाँ कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनका आदर तो मोदी जी करेंगे। ये मराठा समाज की मांग ये है कि सभी मराठा समाज इकोनॉमिकली अच्छा है, बहुत सारा जमींदार है, उद्योगपति भी है, राजनीति में मराठा लोग मुख्यमंत्री हो या सब है, लेकिन गरीब मराठा उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उनका कहना यह था कि भाई गरीब मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए। जिन फैमिली का उत्पादन 8 लाख के अंदर है, जिस तरह ओबीसी का आरक्षण जो ओबीसी को मिला है 27%, उसमें भी मतलब 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उसको क्रीमी लेयर की पद्धति लगाई गई है और 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया है कि जिनका कुनबी तो ओबीसी में आते हैं, तो कुनबी का सर्टिफिकेट जिनको मिला है, उनके जो रिलेटिव्स है तो उनको भी मतलब ओबीसी ट्रीट करना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि उनके जो रिलेटिव्स है उनको भी दिया जाएगा। तो अभी मराठा आंदोलन खत्म हुआ है। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के नेता है, उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन किया था और मराठा समाज के गरीब लोगों को या जिनका नोंद कुनबी हुआ है उनको आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। कौन सा अमृत राम मंदिर के बाद प्राप्त हो गया उनको ऐसा? नहीं, अभी नहीं, नीतीश कुमार जी ने देखा कि भाई इंडिया आघाड़ी में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, बिहार का विकास करना है तो इंडिया के साथ ही जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बोला होगा। राजनीति में कभी कम ज्यादा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है तो जब निर्णय बदला जाता है। तो जिस तरह नीतीश कुमार जी ने तो ये निर्णय ले लिया है, बिहार में सारी की सारी सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतेगी। और ममता बनर्जी ने भी अनाउंस किया है कि हम बंगाल में ना कांग्रेस को ना वामपंथी को एक भी सीट नहीं देंगे, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि भाई पंजाब में हम अलग लड़ेंगे। तो सब बाहर निकले, मतलब 3 मुख्यमंत्री तो उनसे अलग हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं है, इंडिया आघाड़ी में नहीं है कुछ दम, उसका हमें नहीं है कुछ गम। तो इसीलिए मतलब उनके अभी कुछ इतना दम नहीं रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.